हे गाइस, वेलकम टू अदर यूट्यूब वीडियो। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसे करंट अफेयर्स जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले बात करने वाले हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर एफपीआई के बारे में, और उसके साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे फॉरेक्स रिजर्व के बारे में। ये हमारे पेपर 3 के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। रिसेंटली आरबीआई ने क्या किया है, आरबीआई ने 16.58 टन्स का गोल्ड अपनी गोल्ड होल्डिंग में इंक्रीज किया है लास्ट 6 महीने में। और ये इंक्रीज करने के बाद इंडिया का टोटल गोल्ड होल्डिंग 700 टन्स के ऊपर पहुंच चुका है। आरबीआई ने इस गोल्ड की होल्डिंग को ऐसे टाइम पे बढ़ाया है जब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर इंडिया छोड़ के भाग रहे हैं। भाग क्यों रहे हैं? क्योंकि उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट वैल्यू 642.48 बिलियन डॉलर से घटा के 597.72 बिलियन डॉलर कर दिए। अगर हम एफपीआई की बात करें, एफपीआई होते क्या हैं? एफपीआई सिक्योरिटी एंड फाइनेंशियल एसेट होल्ड करते हैं ऑफ फॉरेन इन्वेस्टर, और फॉरेन इन्वेस्टर की डायरेक्ट ओनरशिप इसमें नहीं होती है। अगर हम लोग सिंपल डेफिनेशन बात करें तो एक आदमी ने, अगर मैं बात करूँ, मैं एक फॉरेनर हूँ, मैंने अपना पैसा एक कंपनी को दे दिया है। वो कंपनी क्या करेगी? पैसा लगा सकती है किसी भी मार्केट में। बेसिकली फॉरेन मार्केट में पैसा लगाते हैं तो हम लोग बोलते हैं एफपीआई। अब इसमें जो इन्वेस्टर ने इनको पैसा दिया है, अब ये इन्वेस्टर अपनी मर्जी से किसी कंपनी के फॉरेन कंपनी में पैसा नहीं डाल सकता, ये कंपनी ही डालेगी पैसा। तो यहाँ पे ये काम आते हैं एफपीआई। एफपीआई बेसिकली बॉन्ड हो सकते हैं, म्यूचुअल फंड हो सकता है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड हो सकते हैं, एडीआर होता है, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट हो सकता है, या ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट हो सकता है। अगर किसी भी कंट्री के कैपिटल अमाउंट की बात करें, जैसे इंडिया का पूरा कैपिटल अमाउंट में एफपीआई का अमाउंट भी इंक्लूड होता है। और एफपीआई का अमाउंट क्या दिखाता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट, बीओपी दिखाता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है? बैलेंस ऑफ पेमेंट मेजर करता है एक कंट्री से दूसरी कंट्री में एक साल में कितना पैसा ट्रांसफर हुआ है। ठीक है, कभी बैलेंस ऑफ पेमेंट अगर कभी पूछ दिया जाए तो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है? बैलेंस ऑफ पेमेंट मेजर करता है एक कंट्री से दूसरी कंट्री में एक मॉनेटरी ईयर में कितना पैसा ट्रांसफर किया गया है। अगर हम लोग बात करें आगे, तो आगे डिफरेंस आता है एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? बेसिकली मैं एक पहला डिफरेंस आपको पहले ही बता दिया है कि एफपीआई क्या होती है? कंपनी होती है जो मैनेज करती है फॉरेन लोगों का पैसा। अब एफडीआई क्या होते हैं? एफडीआई मतलब मेरे को डायरेक्टली, अगर मैं एक फॉरेनर और मेरे को डायरेक्टली इंडिया के कोई सी कंपनी में पैसा लगाना है तो मैं कहलाऊंगा एफडीआई, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है। तो एफडीआई ऐसे इन्वेस्टमेंट होते हैं जो फर्म और इंडिविजुअली अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री के बिजनेस लोकेशन में या बिजनेस में पैसा लगाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो इनके बीच में कुछ डिफरेंस होता है। बेसिकली ये डेफिनेशन लिखी है उनके डिफरेंस की, अगर आप लिखना चाहो या पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। ये लोग एक्टिव इन्वेस्टर होते हैं एफडीआई, और ये पैसिव इन्वेस्टर होते हैं। ये डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये इनडायरेक्टली इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि किसी और का पैसा लेके इन्वेस्ट करते हैं। इन पे पैसे पे हाई कंट्रोल रहता है, इसमें वेरी लो कंट्रोल होता है क्योंकि कभी भी इंसान पैसा निकाल सकता है। इसके ऊपर इंसान अपने ऊपर डिपेंड करके पैसा लगाता है। ये लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, और बहुत सारे डिफरेंस है जो आप पढ़ सकते हो। अब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की हम लोग बात करते हैं, एफईआर। एफईआर होता क्या है? ऐसे कुछ एसेट जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया होल्ड करती है रिजर्व में इन फॉरेन करेंसी। मतलब जो हमारी सेंट्रल बैंक है उसके पास जो भी एसेट रिजर्व में होल्ड हैं इन फॉरेन करेंसी, एफसी में जितने भी एसेट इंडिया सेंट्रल बैंक के पास होल्ड हैं उसको हम लोग बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। और इस रिजर्व में क्या क्या आ सकता है? इस रिजर्व में आ सकता है बॉन्ड्स आ सकते हैं आपके, ट्रेजरी बिल आ सकता है, या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आ सकती है। सबसे ज़्यादा फॉरेन अगर एक्सचेंज रिजर्व की हम लोग बात करें तो यूएसए के पास है। यूएसए सबका पापा है। यूएसए के पास इतना पैसा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में है कि दूसरी कंट्री को भी खरीद सकता है। इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की हम लोग बात करें तो क्या क्या हो सकता है इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में? फॉरेन करेंसी एसेट हो सकता है, गोल्ड रिजर्व हो सकता है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स हो सकते हैं, और रिजर्व ट्रेंच पोजीशन विथ आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड।
ये 4 चीज़ें हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में हो सकती है। अब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का सिग्निफिकेंस की बात करें तो ये कहाँ काम आ सकता है। बेसिकली ये क्राइसिस मैनेज करने के काम आ सकता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट BOP जो होता है, जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जो कम मेजर करते हैं एक साल में अंदर कितना पैसा ट्रांसफ़र किया है, उसका क्राइसिस अगर हो जाए, मैं सपोज करो किसी कंट्री के साथ हमारी ट्रेड ही नहीं हो रही है, उस टाइम पे हमको फॉरेन पैसा मैनेज करने के लिए ये बहुत सिग्निफिकेंट हो जाता है। रुपी का एप्रिसिएशन कर सकते हैं, मतलब अभी $1 की कीमत चल रही है 77 रुपीज़। अगर हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ जाएगा तो होगा क्या, $1 की वैल्यू 72, 71 ऐसे अप्रिशिएट होने लग जाएगी। अगर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ज़्यादा है तो ये कॉन्फिडेंस लाता है मार्केट के अंदर। और इंडिया की पॉलिसी मेकिंग में भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अगर ज़्यादा पड़ा है तो पॉलिसी मेकिंग में भी चेंज ला सकते हैं। ऐसी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से क्वेश्चन आया था 2013 के अंदर। तो क्वेश्चन क्या था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ आइटम इंक्लूडेड इन इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में क्या क्या होना चाहिए। पहले ऑप्शन में उसने बोला है कि फॉरेन करेंसी एसेट हाँ हो सकता है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स ये भी हो सकता है, एंड लोन फ्रॉम फॉरेन कंट्री लोन नहीं होता है। ऑप्शन बी में उसने बोला कि फॉरेन करेंसी एसेट हाँ ये हो सकता है, गोल्ड होल्डिंग ऑफ RBI गोल्ड होल्डिंग भी होती है, एंड SDR ये भी हो सकता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो सकता है अभी के लिए। सी ऑप्शन में उसने बोला है कि फॉरेन करेंसी एसेट लोन तो होता ही नहीं है। फिर उसने बोला फॉरेन करेंसी एसेट हाँ हो सकता है, गोल्ड होल्डिंग एंड लोन फ्रॉम वर्ल्ड बैंक लोन तो होता ही नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो गया, बी हो गया, फॉरेन करेंसी एसेट गोल्ड होल्डिंग ऑफ RBI ऑन स्पेशल ड्राइंग राइट्स। अब जो सेकंड आर्टिकल है वो पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, जिसमें गवर्नमेंट पॉलिसी एंड इंटरवेंशन हो सकता है। और थर्ड पेपर 3 के हिसाब से मैंने कवर कर दिया, जिसमें वाटर रिसोर्स एंड कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे अभी। तो एक भारत टैप इनिशिएटिव ये एक लॉन्च हुआ है। किसके थ्रू लॉन्च हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया जिसको बोला गया है भारत टैप इनिशिएटिव। ये एग्जीबिशन में लॉन्च किया है, वो एग्जीबिशन का नाम था प्लम्बेक्स इंडिया। इस एग्जीबिशन का मेन एम ये था कि ऐसी प्रोडक्ट एंड सर्विस रिलेटेड इशू को बढ़ाया जाए जिसमें प्लम्बिंग, वाटर एंड सैनिटेशन वर्क का यूज हो जाओ, इंडस्ट्री का यूज होता हो। तो BTI इनिशिएटिव में है क्या, ये लोग BTI क्या करेंगे, लो फ्लो टैप एंड फिक्सचर्स को हाई सप्लाई करेंगे एट सोर्स वाटर, मतलब जहाँ फाइनली पानी पहुँचना है वहाँ पे क्या करेंगे, लो फ्लो टैप एंड फिक्सचर्स का यूज़ करेंगे, जिससे क्या होगा, कंजप्शन ऑफ वाटर विल बी रिड्यूस। वाटर का कंजप्शन जो हम लोग पानी का यूज़ करते हैं वो एकदम से रिड्यूस हो जाएगा। इससे अनुमान लगाया जा रहा है कि 40% ऑफ वाटर हम लोग सेव कर सकते हैं, जिसके रिजल्ट में हम लोग वाटर और एनर्जी दोनों की सेविंग कर सकते हैं, क्योंकि वाटर को पंप करने के लिए एनर्जी चाहिए होता है, तो उसकी भी हम लोग सेविंग कर सकते हैं और वाटर की भी सेव कर सकते हैं, क्योंकि वाटर कम यूज़ होगा तो वाटर की सेविंग अपने आप हो जाएगी। अगर हम लोग बात करें वाई वी नीड टू कंजर्व वाटर, पानी को बचाने की ज़रूरत क्यों है, बिकॉज देयर इज़ ए इंक्रीज डिमांड। पानी सबको चाहिए, बेसिक नीड होता है। इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर की हाईली डिमांड हो चुकी है और लिमिटेड सरफेस वाटर बन चुका है, सरफेस वाटर बहुत ही लिमिटेड हो चुका है। सेकंड, हम लोग पानी को ज़्यादा देर तक स्टोर नहीं कर सकते, लिमिटेड स्टोरेज बचा है हमारे पास। ओवर एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर, हम लोगों ने अब देखा जाए तो हर जगह जगह बोरिंग होने लगी है, फ्रिक्वेंट पंपिंग होने लगी ग्राउंड वाटर की, जिससे ग्राउंड वाटर बहुत ही रिड्यूस हो चुका है, तो हमें उसे कंजर्व करना ही पड़ेगा। कंटैमिनेशन मतलब सेप्टिक टैंक और फर्टिलाइजर को मिला के हमने पानी में इतना खराब कर दिया है कि पानी अपने आप डिक्लाइन होने लगा है। सम अनसाइंटिफिक मेथड लाइक केमिकल एफिशिएंट फ्रॉम कंट्री, लैक ऑफ सैनिटेशन, इन सब की वजह से भी पानी की मात्रा कम हो चुकी है। ये एक इनिशिएटिव था भारत टैप इनिशिएटिव, जिससे वाटर कंजर्व हो सकता है। इसी टाइप के गवर्नमेंट के कुछ अदर इनिशिएटिव हैं फॉर वाटर कंजर्वेशन। पहला है SBM स्वच्छ भारत मिशन। इस स्वच्छ भारत मिशन एक डिमांड सेंट्रिक मॉडल है, मतलब जिसको ज़रूरत है वही करेगा। और सैनिटाइजेशन, बेसिकली इस स्वच्छ भारत मिशन में क्या था कि हर घर में एक सैनिटाइजेशन के लिए काम किया जाएगा। सेकंड है अमृत, अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। इसका मेन एम क्या है, हर घर टैप एंड सीवेज कनेक्शन।
बेसिकली दो चीज़ याद कर लो, स्वच्छ भारत मिशन, अमृत। उसके बाद आता है जल क्रांति अभियान। जल क्रांति अभियान में क्या है, गांव और सिटीज़ को रेवोल्यूशनाइज करेंगे, मतलब बढ़ाएंगे बेस्ड ऑन ब्लॉक लेवल वाटर कंजर्वेशन। अब जगह जगह वाटर कंजर्व करेंगे जिससे कि पानी गांव और शहर पूरी तरीके से पहुंच सके। नेशनल वाटर मिशन, नेशनल वाटर मिशन में बेसिकली करेंगे क्या, ये लोग वाटर को कंजर्व करेंगे, वाटर का वेस्टेज रोकेंगे और स्टेट के अंदर और स्टेट के अक्रॉस वाटर का इक्वली डिवाइड करेंगे। यहाँ पे इक्वली आ जाएगा, तो स्टेट के अंदर, इंटरनली स्टेट के अंदर और स्टेट के बाहर पानी को इक्वली डिवाइड करेंगे। वो किस मिशन के अंदर आता है, नेशनल वाटर मिशन के अंदर आता है। तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आया था यूपीएससी में 2012 के अंदर, इफ नेशनल वाटर मिशन NWM is properly and completely implemented, how will it impact the country? तो पार्ट ऑफ वाटर नीड ऑफ अर्बन एरिया विल मीट थ्रू दिस रिसाइकलिंग ऑफ वाटर वेस्ट। हाँ, तो ये तो हो सकता है। द वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ कोस्टल सिटीज एंड विथ इंडिकेट अल्टरनेट सोर्स ऑफ वाटर विल बी मेड बाय अडॉप्टिंग अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी दैट अलाउ फॉर द यूज ऑफ ओशियन वाटर। ये भी हो सकता है, क्योंकि हम लोगों ने वैसे ही बात करी है उसके अंदर कि एक सिटी से स्टेट के इंटरनली और स्टेट के अक्रॉस पानी इक्वली डिवाइड करेंगे। तो ये ऑप्शन वही बता रहा है। ऑल द रिवर्स ऑफ हिमालयन ओरिजिन विल बी लिंक टू द रिवर्स ऑफ, रिवर्स की तो बात करी नहीं थी उसने। द एक्सपेंस इनकर्ड बाय द फार्मर फॉर डिगिंग बोरवेल्स एंड फॉर इंस्टॉलिंग मोटर्स एंड पंप सेट। तो पानी, मतलब ये बोल रहा है खेतों में जो पानी बोरवेल लगाते हैं तो उसका पैसा गवर्नमेंट देगी, ऐसा तो कभी बोला नहीं उसने। तो इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए 1 और 2, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। तो अगर मैं बात हो गया होगा तो आप बता सकते हो कि कंजर्वेशन, वाटर कंजर्वेशन में स्वच्छ भारत मिशन, अमृत, जल क्रांति अभियान और नेशनल वाटर मिशन, ये 3-4 चीज़ याद कर लो, बाकी ज़्यादा इतना आता नहीं है। अब जो दूसरा आर्टिकल है वो पेपर 4 के पॉइंट ऑफ व्यू से, फूड प्रोसेसिंग व्यू से बहुत थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है उसने, और FSSAI, फूड सिक्योरिटी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, दोनों ने आयुर्वेद आहारा के ऊपर, आयुर्वेद आहारा प्रोडक्ट्स के ऊपर रेगुलेशन जारी किया है। अब आयुर्वेद आहारा होता क्या है, बेसिकली इन्होंने जो आयुर्वेदिक के फूड प्रोडक्ट्स हैं उसकी क्वालिटी के ऊपर एक रेगुलेशन लाए हैं। आयुर्वेद अभी इंडियन मार्केट में बहुत ज़्यादा ही चल रहा है और इसको इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने ये इंश्योर किया है कि इस पर एक रेगुलेशन बनाया जाए जिससे कि आयुर्वेद आहारा, मतलब ए के प्रोडक्ट्स अब पूरे मार्केट, पूरे कंट्री, वर्ल्ड में जाएं और मेक इन इंडिया का नाम करें। अब इसके कुछ रेगुलेशन, की हाइलाइट्स ऑफ दिस रेगुलेशन, उसका क्या क्या रेगुलेशन है। मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग, M&M का मतलब है मैन्युफैक्चरिंग मार्केटिंग ऑफ आहारा, आयुर्वेद आहारा प्रोडक्ट फॉलो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड FSA रेगुलेशन ऑफ 2022। और कोई भी इसका अगर प्रोडक्ट बना रहा है तो उसको प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा। एक स्पेशल लोगो डिजाइन किया है फॉर AA कैटेगरी। इस कैटेगरी के अंदर आहारा, आयुर्वेद आहारा प्रोडक्ट के अंदर आयुर्वेदिक ड्रग्स, मेडिकल और कॉस्मेटिक इंक्लूड नहीं होगा। अगर हम लोग FSSAI की बात करें तो FSSAI एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको एस्टैब्लिश किया था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने अंडर फूड सिक्योरिटी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के अंदर। अब अगले आर्टिकल की हम लोग अगर बात करें तो आर्टिकल मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर साइंड MOU विथ UNDP। तो ये आर्टिकल इश्यूज रिलेटेड टू फार्मर्स में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है, पेपर 4 पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसलिए मैंने कवर कर दिया है। UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, UN का जो प्रोग्राम है वो प्रोवाइड करेगा सपोर्ट फॉर PM फसल बीमा योजना और किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम के अंदर इंडियन गवर्नमेंट की हेल्प करेगा, सपोर्ट करेगा फाइनेंशियली। तो प्रधानमंत्री बीमा योजना है क्या, ये क्रॉप इंश्योरेंस बीमा है। जब भी क्रॉप का फेलियर होता है, मतलब फसल खराब हो जाती है
तब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना काम आती है। और बेसिकली फसल खराब होने का, नेचुरल कैलामिटीज़, कुछ डिसास्टर आ गया, पेस्ट या डिसीज लग गई, मतलब खेत में कीड़े लग गए, फसल में कीड़े लग गए, उसके टाइम पे ये जो इंश्योरेंस होता है प्रधानमंत्री बीमा योजना का काम आता है। उसके बाद किसान क्रेडिट कार्ड योजना स्कीम के अंदर क्या था, ये 1998 में लॉन्च करी थी। इसमें बोला गया था कि एडुकेट एंड टाइमली, मतलब जब जरूरत पड़ेगी किसान भाई को उसको लोन मिल जाएगा, क्रेडिट सपोर्ट मतलब एक लोन मिल जाएगा जिससे वो अपनी खेती किसानी कर सकता है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने कुछ डिस्कस किया है, वो आप लोग एक बार और डिस्कस कर लेते हैं समरी के तौर पे। तो हम लोगों ने कवर किया है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर एंड फॉरेन रिजर्व के बारे में, जो कि एफपीआई होते क्या, एफपीआई वो होते हैं जो फॉरेनर्स का पैसा अपनी कंपनी में डालते हैं और अपनी कंपनी से दूसरी कंट्री में डालते हैं। ठीक है। एफडीआई क्या होते हैं, एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट दूसरी कंट्री में कर सकता है, एक कोई फॉरेनर है वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट दूसरी कंट्री में कर सकता है, उसको एफडीआई बोलते हैं। तो ये इनके बीच में कुछ डिफरेंस है जो हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। इसके साथ ही फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, एफईआर, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बहुत ही इंपॉर्टेंट था, लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछा गया था, उसके क्या क्या फॉरेन एक्सचेंज के अंदर हो सकता है उसके रिलेटेड क्वेश्चन किया गया था, तो मैंने कंप्लीट कर दिया है, कवर कर दिया है। अब इसके सिग्निफिकेंस की अगर हम लोग बात करें, सिग्निफिकेंस भी हम लोगों ने कवर कर दिया है कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में क्या क्या हो सकता है, सिग्निफिकेंस क्यों जरूरी है। अब मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है ये टॉपिक। इसके साथ ही हम लोगों ने बीओपी भी कवर कर लिया है, ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था हम लोगों ने। और भारतीय टैप इनिशिएटिव के बारे में हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। भारतीय टैप इनिशिएटिव है क्या, वाटर कंजर्वेशन, वाटर का जो H2O है हमारा उसका कंजर्वेशन वाला है। ठीक है, ये भी हम लोगों ने कवर कर चुके हैं इसके अंदर पूरा। और इसके साथ ही साथ गवर्नमेंट की अदर कुछ स्कीम जो हम लोगों ने कवर करी है, स्वच्छ भारत मिशन, वो अमृत कवर कर रही है हम लोग, जल क्रांति अभियान कवर कर चुके हैं, और नेशनल वाटर मिशन, नेशनल वाटर मिशन में तो क्वेश्चन भी हम लोगों ने कर लिया है कंप्लीट। इसके साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ आयुष वाला ये थोड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर देखना है देखो, नहीं देखना है तो मत कंप्लीट करो इसको। और इसके साथ ही जो 4th आर्टिकल है एग्रीकल्चर वाला, ये भी ऑलमोस्ट ओके आर्टिकल है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इस टाइप की वीडियोस और लाते रहूँगा मैं, चैनल को सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो और वीडियो को लाइक करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।